तो सर आई एम श्योर सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आप, चूंकि आपकी इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है, खासतौर पर अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, देश में नहीं बल्कि आपने 30 से ज्यादा दूसरी कंट्रीज में जाकर इन सभी मुद्दों पर अपनी एक्सपर्टीज दी है। सर सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को अपना अनुभव बताएं, खासतौर पर जब हम इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, और जब आप खुद वहां पर मौजूद थे, अमेरिका, चीन, जापान, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा? और जब आप एक कंपैरिजन तो नहीं कहूंगी कि क्या आपको लगता है कि वो चीजें जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो अभी इंडिया में आ चुकी है या फिर आना बाकी है, या फिर हम उनसे काफी आगे निकल चुके हैं? बताइए। धन्यवाद दीपाली जी, आपका संस्थान में आने के लिए और इस कार्यक्रम को रखने के लिए। और जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, IIFT एक बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पे फोकस करके हम MBA करते हैं। पूरी दुनिया में कुछ जगह होता होगा, लेकिन दिस इज प्रोबेबली वन वेयर वी स्टार्टेड अर्ली एज 1963। यहाँ तक ट्रेड की बात है, धीरे धीरे सारे देशों की इकोनॉमीज ट्रेड से इंटीग्रेट होती रही और हमारी जनरेशन ने ग्लोबलाइजेशन का दौर देखा जिसके अंदर टैरिफ घटते चले गए और पिछले कम से कम 70-80 साल से टैरिफ घटते चले गए। और सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी वाज दैट countries need to be an integral part of the global value chain और international value chain। तो आज अगर आप मान लो कोई एक मोबाइल फोन यूज करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं और आपको लगता है कि किस देश में बना हुआ है, तो ए प्रोडक्ट ट्रेवल्स टू मल्टीपल कंट्रीज, कंपोनेंट्स आर मेड इन मल्टीपल कंट्रीज एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके अंदर धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज विकसित हुई। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा उसमें सप्लाई चेन का एक अहम रोल रहा। उसके अंदर शिपिंग है, लॉजिस्टिक्स है, एयर ट्रांसपोर्ट है, और अल्टीमेटली जो आपने अभी जो हमारी बात हुई कि टेक्नोलॉजी हैज बीन ए गेम चेंजर एंड इट हैज मेड ए रियल टाइम शेयरिंग ऑफ द डेटा अक्रॉस टेक्नोलॉजीज, और उससे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को एक बल मिला जिसमें डिफरेंट पार्ट विद द प्रिसाइज स्पेसिफिकेशंस कैन बी मेड अक्रॉस। और ऐसे ही all big multinationals, American companies and European companies, they started to find out the locations जहाँ पे factors of production, वो चाहे capital है या labor है, cost effective है, और उससे बहुत सारी efficiency आई। तो ये दौर चलता गया। 95 के अंदर जब WTO हुआ, came into existence, उसके पहले गेट ने टैरिफ कम किए, फिर इसने टैरिफ कम किए, और आज से 6 महीने पहले जो बात होती थी वो थी कि द एंटायर थिंग, द डिस्प्यूट बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वाज नॉट ऑन टैरिफ बट द डिस्प्यूट वाज ऑन द नॉन टैरिफ बैरियर। क्वालिटी है, लेबर है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, तो एक प्रोसीजर है, तो तरह तरह की चीजों पे। सो आई थिंक इन द लास्ट 6 months द होल गेम इज चेंज्ड। अमेरिका जिसके 6 महीने पहले टैरिफ 3.4% जो था, वो अब 19% हो गया, 18.5, और अब तो 10-20% है बिकम ए नॉर्म। FTA जो अलग अलग देश साइन करते हैं, द बेसिक थ्योरी ऑफ FTA सेज कि दो देशों के बीच में जब FTA होता है तो ड्यूटी फ्री एक्सेस होना चाहिए। तो ड्यूटी फ्री एक्सेस है तो सप्लाई चेन में एफिशिएंसीज आती हैं। तो अब जैसे यूरोपियन यूनियन में was a part of much greater than FTA. It is not only FTA. FTA is only trade. Trade is duty free, but more than that, there is a synchronization of the economic policies. तो अब यूरोप में आप कहीं भी एक फैक्ट्री डाली है, फ्री उसका आना जाना रहता है, और क्वालिटी स्टैंडर्ड भी मोर और लेस एक जैसे हैं। सो द होल इट बिकेम होल यूरोपियन यूनियन एज ए मार्केट। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण FTA जो रहा है वो ऑलमोस्ट 65-70% इंट्रा FTA ट्रेड जो था वो नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कनाडा, अमेरिका एंड मेक्सिको आपस में होता था। तो उनकी सप्लाई चेन इतनी इंटीग्रेट हो गई कि कनाडा के 85% हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट गोज टू अमेरिका। अब आपने कल से कहा कि आपका बाजार हमने बंद कर दिया है। न्यूयॉर्क की तो बिजली कनाडा से आती है, और वो कहते हैं हमने आपकी बिजली बंद कर दी है। और एक कोई कार अगर अमेरिका में बनती हो तो 10 बार ऊपर नीचे जाती है। इट गोज टू मेक्सिको, इट गोज टू कनाडा,
you put say 25% tariff. So there is going to be, and which has already started, a disruption in the supply chain. अब तो आप देखिए 27 से तो हमारे ऊपर तो 50% लगा दिया है टैरिफ. अब अच्छा, सारे ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक जो होते थे, ऑल आवर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हम कोई जीटेप मॉडल लगाते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम लगाते हैं, देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स. तो हम कहते हैं कि भाई इतना टैरिफ बढ़ाओगे तो इसमें डिमांड में ये फर्क पड़ेगा. देयर आर वेरियस पैरामीटर्स विच वी यूज. अभी हम कहते हैं कि मोर देन इकोनॉमिक्स से देयर इज ए केस ऑफ दैट फेंटेनाइल कि अगर आप ड्रग्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ. अगर आप वेनेजुएला से तेल खरीदते हो तो और 100%. अगर ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हो, डी डॉलराइजेशन करते हो तो 100 से 500%. अभी उन्होंने कहा है कि अभी फार्मास्यूटिकल को हाल फिलहाल छोड़ा हुआ है ट्रंप साहब ने, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस पे भी 100 लगाएंगे, 150 लगाएंगे, ओनली यू विल नो. सो आई थिंक द थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. रशिया से तेल खरीदते हो तो आप पे 25% लगा दिया. सो आई थिंक वी आर लिविंग इन ए वेरी प्रिडिक्टिव एनवायरमेंट. And only predictability of President Donald Trump is his unpredictability. So you have to prepare yourself for an unprecedented uncertainty which is going to be certain in all time to come. And unprecedented instability which is going to be stable for next 3 years. And therefore, our all strategy at the government level, not only India but across the world, and the company's policies have to be very, very dynamic. And thanks to all these IT tools which have made us easier for us to adapt a dynamic policies. So आज जो सच है वो कल नहीं रहेगा. वो गुमनाम पिक्चर देखी थी आपने? तो आप उस तरह से तैयारी करिए कि आज जो सच है कल नहीं रहेगा. So along with the long term strategy you need to focus on the medium term and short term strategy. इस मंथ हम एक्सपोर्ट को कैसे सस्टेन करें, फिर अगले महीने की दूसरी स्ट्रेटेजी हो. एंड वी नीड टू हैव स्ट्रेटेजी 1 2 3 ऑल. सर, जो ट्रंप टैरिफ का आपने जिक्र किया उस पर विस्तार से आपके साथ जरूर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का. अभी जो रिसेंट डेटा आया है Q1 FY26 का, जिसमें जीडीपी प्रोजेक्शन बताया गया है 7.8%. इतनी तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन ट्रंप साहब जिनका आपने जिक्र किया काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कहते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है. ऐसा है, वो एक हमारे एक किसी अच्छे कवि ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई. तुलसीदास जी ने लिखा है, तो बड़े आदमी जो कहे वो सच्ची है. तो आई विल नॉट डाउट दैट. जरूर अमेरिका के इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च किया होगा तो उन्होंने कहा इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी. बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया. 7.8 का डेटा तो आज आया है, बट इफ यू सी इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रोजेक्शन 6.4 तो कम से कम है. अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ का प्रोजेक्शन अगले क्वार्टर में 1.7 है. डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी का प्रोजेक्शन 1.5 है. इंडिया अंडर एनी सर्कमस्टांसेस लाइकली टू ग्रो फ्रॉम 6.4 टू 6.8. आप कहते हो डेड इकोनॉमी. इंडिया के अंदर कम से कम 700 मिलियन पीपल आर वर्किंग क्लास, 15 to 64 years of age. अमेरिका में कितना है? अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 330 मिलियन है. सो मोर देन डबल द पॉपुलेशन इन इंडिया इज वर्किंग क्लास. अमेरिका इज 170. एंड लेट मी टेल यू, within a few years, by 2050, इंडिया में मोर देन 1.1 बिलियन पीपल विल बी वर्किंग क्लास. नॉट इन चाइना, नॉट इन अमेरिका. अमेरिका की तो प्रॉब्लम वो अपनी देख लें. हिंदुस्तान की फर्टिलिटी रेट 1.9, अमेरिका की फर्टिलिटी रेट इज 1.6, एंड चाइना इज अ डीप ट्रबल दैट डिस्पाइट गिविंग ऑल इंसेंटिव फॉर प्रोक्रिएशन 1.1. तो उनको तो लोगों की समस्या आने वाली है जो हिंदुस्तान को नहीं है. So India is amazing, and India has got an outstanding capability to bounce back. These young people, Exactly. 44 million people in India study in higher education. अमेरिका में कितने? 17 मिलियन.
इंडिया अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. अमेरिका में कितना है? सो इंडिया कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, आई गिव यू डेटा. आई स्पीक बिटर बट आई स्पीक विद डेटा. America's manufacturing is contracting. 48.2, 48.3 उनका PMI है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स. चाइना अगेन 48, 49 परचेज मैनेजर्स इंडेक्स. इंडिया इन जुलाई 2025 59.2, 59.3 परचेज मैनेजर्स इंडेक्स. आवर मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग. वो बड़े हो सकते हैं, but if you see in the last 10 years, India's economy grew by 77%. America is nowhere. And हम नहीं कहते हैं, अमेरिकन कंपनी गोल्डमैन सैक्स कहती है, where the past British Prime Minister is also working, I'm told so. वो कहते हैं कि 2075 में इंडियन इकोनॉमी विल ओवरटेक अमेरिका. तो वो कम से कम हमारा नहीं तो अपने बिग गोल्डमैन सैक्स का तो ध्यान कर लें. And therefore, the people of India is its own strength. अब अगर आप चलो थोड़ा बहुत हो सकता है, India's economy is basically dependent on domestic market. हालांकि एक्सपोर्ट अब धीरे धीरे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है. 20-22% ऑफ आवर शेयर इन द जीडीपी इज दैट ऑफ एक्सपोर्ट. बट अमेरिका में क्या 2%. सो 2% में अगर 40% भी इंपैक्ट हुआ तो इट इज somewhere between 0.1 to 0.1, but I am very sure that I think, let me thank President Donald Trump, that he has united, make the conflicted fractions in India to get united. अब तो अपोजिशन के लीडर भी कहने लगे कि अमेरिका हमको ब्लैकमेल कर रहा है. आज तक कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा. And all the industry is united. So I am sure that united with the resolve in India, the people of this country will find out a solution by multiplicity of things, by finding alternative market, by finding more market in India, and the protectionism is started by America and not by India. And with this protectionism, अगर हम स्वदेशी की बात करते हैं तो फिर आपको क्यों बुरा लगता है? फिर आप कहते हैं कि साहब इंडिया इज गेटिंग मोर स्वदेशी, मोर प्रोटेक्शनिस्टिक कंट्री. एंड आई एम वेरी श्योर नाउ इंडिया इज बीइंग कंपेल्ड टू बी प्रोटेक्शनिस्टिक नाउ. तो अभी कल मैं देख रहा था कि भाई धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि अब स्वदेशी का इस्तेमाल करो. कोई कहता कोका कोला मत पियो, पेप्सी मत पियो. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मार्केट ऑफ इंडिया. देखिए, आप हमारी इकोनॉमी को फोर्स बताते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. उनका 28-30 ट्रिलियन है, हमारा 14 ट्रिलियन है. सो इंडिया इज ए वेरी बिग मार्केट. नो कंट्री कैन मिस दिस मार्केट. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि से 1991 में जब हमारे पास प्रॉब्लम थी फॉरेक्स रिजर्व की, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रह नहीं गया था. एंड दैट बिकेम ए टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया इकोनॉमी एंड वी ओपनड अप. And the economists across the world are saying that if you open up the economy, your economy will grow. Donald Trump wants to find the solution of American problems using 400 years old theory of the mercantilism. You export more, import less. अभी देखो उनका ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ ही गया ना. And have more trade surplus. तो आपका then you want to have a lower manufacturing job at the lowest level. उनको लगता है कि केमिकल भी वहां बनने लगेंगे. उनको लगता है कि वहां पे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी. The theories, the theory of comparative advantage, the theory of absolute advantage, these theories were talking of कि a country which has got efficiency in production of a product should specialize in that. And this is how the concept of global supply chain came. अब जैसे नेस्ले है, 99% of Nestle sales comes outside Switzerland, but it is the largest food company on the earth. And America should, I again say as a professor, should specialize in which they know better. अभी मैं एक बात बताता हूं, which is the largest company with the highest, सबसे बड़ी कंपनी कौन है मार्केट कैपिटलाइजेशन की, पता है आपको? बताओ. Nvidia, which market capitalization is $4.3 trillion. हमारा and economy, fourth largest economy of the world is $4.18 trillion. अब बताना. So those who succeed are those who innovate and embed the technology. कितनी पुरानी कंपनी है? 5 साल 10 साल, and you become the highest.
So using a traditional wisdom, which is 100 years old, and you want a solution to this problem. And thank God, in the unstable economic environment, Trump should at least learn that if America has to improve, they need to, imbibe with the new technology. उनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ तो अमेरिका में पैदा कर लें. दे आर बॉर्न इन इंडिया, हैड देयर बेसिक एजुकेशन इन इंडिया. और सर जाहिर तौर पर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जो स्लोगन ट्रम्प साहब देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिया को बाईपास करके वो स्लोगन को कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो जो मर्जी कर रहा है, बट इंडिया उनको बाईपास करके कुछ भी कर सकता है. वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस. लेट मी नॉट टॉक अबाउट देम, क्योंकि हो सकता है उनके इकोनॉमिस्टों ने बड़ा भारी रिसर्च करके उनको बता दिया हो कि यूज दिस प्रोटेक्शनिस्टिक थ्योरी एंड यू विल बिकम ग्रेट अगेन. बट ये तो बता रहा है कि ट्रेड डेफिसिट तो उनका जुलाई में भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन उनकी बढ़ती जा रही है, और अभी के एक्सपोर्ट में उनको फर्क इसलिए नहीं आ रहा है कि एवरीबडी न्यू दैट टैरिफ इज गोइंग टू इंक्रीज. तो सारे शिपमेंट्स की एडवांस शिपमेंट हो गया है, तो कंपनियों ने माल भर लिया 6-6 महीने का वहां पे, इसलिए उन पे फर्क नहीं पड़ा है. बट आई थिंक यू सी ओनली टाइम विल टेल. I cannot comment on a foreign country. I can comment on my country, and very confident that India would absolutely be very successful given the data which I have given you. ऑल राइट सर, जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोर ओवर ट्रम्प टैरिफ पर ही, अगर हम भारतीय कारोबार की बात करें, भारतीय इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको लगता है कि जो 50% टैरिफ ट्रम्प की तरफ से लगाया गया है वो देश के एक्सपोर्टर्स के लिए, देश के ट्रेडर्स के लिए एक आपदा में अवसर जैसा है? हो सकता है शायद शॉर्ट टर्म में कुछ असर उसका देखने को मिले, लेकिन जब हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्टर्स के लिए साबित हो सकता है. नहीं, ये देखिए बहुत अच्छी बात है थ्योरेटिकली. अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि आपने 3.4% से टैरिफ उठा के 25% कर दिया और 25% से उठा के 50% कर दिया. तो थ्योरेटिकल, अच्छा, अब जैसे गारमेंट जो हमारा जो जाता है वहां पे अमेरिका में मेडअप्स जाते हैं, ये मेडअप बेडशीट्स एंड ऑल दोस थिंग्स ना, थोड़े गारमेंट भी जाते हैं. अभी उसके अंदर 11 से 13% का तो 61-63% हो गया. दैट इज एमएफएन 25 प्लस 25 63% टैरिफ बढ़ते ही जो कॉस्ट टू द इम्पोर्टर इट इंक्रीज बाई 50% टू 63%. 50 तो लगभग हो गई. कुछ चीजें उन्होंने छोड़ी है फार्मास्यूटिकल, लेकिन फार्मास्यूटिकल पे उन्होंने फिर थ्रेटन कर दिया है कि हम 100-150 भी लगा सकते हैं. अमेरिका के बाजार में जेनरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकाउंट फॉर 38-40% ऑफ द मार्केट शेयर. उनका तो जेनेरिक बाजार रह नहीं सकता. सो हमको नहीं, उनको कस्टमर की तो कॉस्ट बढ़ गई, उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी. तो ट्रम्प साहब ने कहा था कि विद टैरिफ्स मोर मनी विल गो टू योर पॉकेट. कैसे जाएगा बताओ जरा. अगर आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी बाजार में, अच्छा, कीमत तो अल्टीमेटली इट इज कस्टमर हु हैज टू पे, नॉट द एक्सपोर्टर हैज टू पे. इट इज द कस्टमर हु हैज टू पे. हाँ, अब उसके अंदर ये है कि हमको निश्चित रूप से परेशानी होगी, क्योंकि अमेरिका का शेयर 18-19% है. उसके अंदर हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स प्रभावित होते हैं, उसमें टेक्सटाइल इज वन, श्रिम्प इज अनदर, थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल है ना, तो हैंडीक्राफ्ट है, तो ये सेक्टर कुछ होते हैं. सो ऐसे 30-40-50% सेक्टर हमारे प्रभावित होते हैं अमेरिका के अंदर जाने से. लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज है कि होता क्या है कि कॉस्ट ऑफ द लैंडेड goods in America, say it is 100 or 10. So the product is sold in the retail market maybe 8 to 10 times. तो उसमें जो 8 गुना का मार्जिन है, इट विल स्क्वीज द मार्जिन्स ऑफ द पीपल इन अमेरिका एज वेल. बिल्कुल. तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे फर्क नहीं भी पड़ने वाला है. सर बस जल्दी लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन पर हम लोग शॉर्ट टर्म में असर पड़ता हुआ देख सकते हैं. ऐसे में चूंकि आप सरकार से भी टच पे रहते हैं पॉलिसीज को लेकर, ऐसे में सरकार क्या कुछ कर सकती है? अगर हम PLIs की बात करें, FTAs की बात करें, आपको लगता है कि उस मोर्चे पर अब इट इज द हाई टाइम कि एक्सपोर्टर को आप रिलीफ दें उन टूल्स के जरिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सरकार, देखिए, भारत की सरकार हमेशा से प्रोएक्टिव है. हम सरकार जो है ये पूरा एनालिसिस कर रही है. एक देखिए, भारत की सरकार ने अनलाइक चाइना एंड कनाडा and Brazil, we have not reacted the way other countries have reacted. हमने कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया उनके ऊपर. चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया,
हमने रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया, कनाडा में ने भी लगाया, हमने नहीं लगाया, एंड इंडिया रेस्पॉन्स हैज बीन मेजर्ड। वार्ता के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं उनके लिए, हमारे लिए। सो द ट्रेड नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन, एंड आई टोल्ड यू इन Donald Trump's strategy of uncertainty, when deal will strike, you will not know. एक दिन तुम्हारी नींद खुलेगी, पता चला कि आज डील हो गया। It is going to happen that way. Yes. उन्होंने जब इंडोनेशिया से डील किया तो उन्होंने बताया कि नो डिस्कशन वेंट ऑन, मी एंड प्रेसिडेंट डिसाइडेड हाउ टू डू द डील। दूसरा, सरकार के लिए रास्ते इन्होंने खोल रखे हैं। दूसरा, जहां तक पीएलआई की स्कीम हमारी पहले से ही चल रही है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के ऊपर सरकार जो काम कर रही है वो 2,500 करोड़ रुपए का बड़ा मिशन है, वो हम बजट में ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। खाली उसके इंप्लीमेंटेशन का प्लान है, एंड थोड़ा सा वो डिले हो जाता, बट थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप कि ये फटाफट हो गया। दूसरा, जो भारत सरकार जिस पे काम कर रही है वो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, जिससे प्रभाव ना आए। अभी देखना ये है कि विच आर द प्रोडक्ट इन विच आर वेरी इलास्टिक, विच आर द प्रोडक्ट विच आर वेरी इलास्टिक। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट वेर इन द अमेरिकन मार्केट इज लेस इलास्टिक, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट वेर इट इज इलास्टिक। तो हम मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के लिए वी आर ऑल्सो वर्किंग विद एफटीएज इन मल्टीपल कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन का हमारा बहुत एडवांस स्टेज में चल रहा है। वी आर वर्किंग विद जीसीसी, जीसीसी का भी 2 साल पहले होने वाला था, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, वो नहीं हो। ओमान वाला हमारा लगभग बहुत एडवांस स्टेज पे है, एंड वी आर वर्किंग विद अदर कंट्रीज ऑल्सो फॉर एफटीए, तो वो हमारा एक चल रहा है। उसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल जोर है। मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हमारा अच्छा है विद 59% ऑफ दिस थिंग, बट शेयर के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज चाइना हैज गॉट ए शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 35%, अमेरिका हैज गॉट ए शेयर of almost 13-14%, but India का शेयर थोड़ा उसमें कम है। our share is 3.5% something like, तो उसमें शेयर बढ़ाना पड़ेगा, but we are working on the manufacturing, and more importantly is इंसेंटिव्स के ऊपर हर स्तर पे काम चल रहा है, रादर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हमारी ऑलरेडी योजना थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो एक्सपोर्ट के लिए भी थी, इसके लिए भी थी। तो मुझे लगता है कि एंड इंडिया इज वर्किंग इन ए वेरी होलिस्टिक फैशन, तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव आप जरूर देखेंगे, जो रोज ही कुछ हम अनाउंस कर रहे हैं। और एक और काम चल रहा है कि भारत में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेशी की जो कैंपेन लागू की है, उससे विदेश, उससे ट्रेड डेफिसिट पे और विदेशी उस पर भी फर्क पड़ेगा। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट इंडिया विल कम आउट मोर विक्टोरियसली ऑफ दिस प्रॉब्लम। मैंने भी 3-4 दिन पहले मिंट में एक आर्टिकल लिखा था, तुमने पढ़ा होगा, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। सो इट हैज द टाइम हैज कम दैट आई थिंक द टफ विल गेट गोइंग एंड इंडिया इज टफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, इतना इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। भारतीय इकोनॉमी जिस तरह से मजबूती से खड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने आशावादी आप हैं, यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था चाहे कितने भी ग्लोबल टर्बुलेंस हो, टस से मस नहीं होगी। पंजाबियों में कहते हैं टस से मस नहीं होना, तो वही चीज कि कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि जो हमारे देश की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो सपना देख रहे हैं इन युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए कि जल्द ही जो देश की इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।